हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक नर्सिंग एकेडमी पर। और आज अपन पढ़ेंगे पॉइजनिंग के बारे में। क्या पढ़ेंगे आज? पॉइजनिंग। अब पॉइजनिंग होती क्या है? कोई भी हार्मफुल पदार्थ जो ले लेता है बच्चा, खा लेता है, तो उसे पॉइजनिंग कहते हैं। तो क्या है पॉइजनिंग? कि इंजेक्शन of harmful substances such as क्या क्या है? केरोसिन हो गया, जो नॉर्मली घर में भरा रहता है बोतलों में। और क्या है? कोरोजिव। और क्या हो सकता है? कोरोजिव क्या होते हैं? जो घर में टॉयलेट क्लीनर होते हैं वो कोरोजिव होते हैं। और क्या होता है? इंसेक्टिसाइडल वो जो कीटनाशक दवाएं होती है, अगर हो सकता है उनको भी ले लें तो वो पॉइजनिंग कहलाती है। पॉइजनिंग नॉर्मल सी जनरल सी बात है कि किसी भी चीज़ को, जो केरोसिन है, कोरोजिव हो गया, इंसेक्टिसाइड, इनको इनटेक कर लेता है, तो बच्चा खा लेता है, तो इसी को कहते हैं कोरोजिव पॉइजनिंग। ठीक है, हेलो सॉरी, पॉइजनिंग पढ़ेंगे आज। पॉइजनिंग क्या होता है? इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस सच एज केरोसिन एंड कोरोजिव एंड इंसेक्टिसाइडल, तो इसे कहते हैं पॉइजनिंग। ठीक है, अब पॉइजनिंग क्या होती है? एक टर्मिनोलॉजी है, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग। एक्सीडेंटल पॉइजनिंग क्या है? एक्सीडेंटल पॉइजनिंग। अब एक्सीडेंटल पॉइजनिंग कब तक मानेंगे? जब बच्चा लेस देन 11 साल का हो, चाइल्ड। अगर वो बच्चा जो 11 साल से कम का हो और वो जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस यूज़ कर लेता है, जैसे केरोसिन पी लेता है और क्या है, टॉयलेट क्लीनर पी लेता है, तो इसे कहते हैं एक्सीडेंटल पॉइजनिंग। और अगर बच्चा मोर देन 11 साल का हो, तो अगर वो जो केरोसिन पी लेता है या फिर कोई और अदर पदार्थ ले लेता है, जैसे कि जो टॉयलेट क्लीनर्स होते हैं या इंसेक्टिसाइडल होते हैं, तो उसे कहते हैं कि पॉइजनिंग जो है इंटेंशियल भी हो सकती है और कौन सी हो सकती है? एक्सीडेंटल भी हो सकती है। कौन सी पॉइजनिंग हो सकती है? अगर बच्चा 11 साल से है तो पॉइजनिंग इंटेंशनली भी हो सकती है और एक्सीडेंटल भी हो सकती है। ठीक है, अब वैरायटी की बात करें कि पॉइजनिंग की वैरायटी ऑफ पॉइजनिंग की कौन सी वैरायटी है, तो पहले बात करते केरोसिन पॉइजनिंग। अब केरोसिन पॉइजनिंग क्या है? ये मोस्ट कॉमन है किसके अंदर? इंडिया के अंदर क्या है? केरोसिन पॉइजनिंग मोस्ट कॉमन है। ये कितनी परसेंट होती है? टोटल पॉइजनिंग की 25% होती है। ठीक है, दूसरी बात करें तो दूसरी पॉइजनिंग कौन सी है? ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। और कौन सी होती है? ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के अलावा और कौन सी होती है? बारबिचूरेट्स पॉइजनिंग होती है। और कौन सी होती है? कोरोजिव पॉइजनिंग कितनी होती है? 5%। ये कितनी होती है? 12%। और ये कितनी? ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग होती है 10%। ठीक है, बात की अपन ने कि पॉइजनिंग की वैरायटी के बारे में, तो पॉइजनिंग की कौन सी तरह की हो सकती है? केरोसिन पॉइजनिंग होती है जो मोस्ट कॉमन होती है किसके अंदर? इंडिया के अंदर। दूसरी कौन सी होती है? ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। ऑर्गेनोफॉस्फेट यानी कि इंसेक्टिसाइडल अगर कोई भी ले लेता है, जो कीटनाशक दवाएं होती है, तो वो होती है 10%। ठीक है, बारबिचूरेट्स पॉइजनिंग हो गई है 12%, कोरोजिव पॉइजनिंग हो गई है 5%। अब बात करते हैं अपन कौन सी पॉइजनिंग की? लेड पॉइजनिंग या कौन सा? प्लम्बिज्म
क्या है, प्लम्बिज्म। लेड पॉइजनिंग, लेड क्या है यहाँ पर, हेवी मेटल है। अब हेवी मेटल है क्या, लेड, तो उसकी पॉइजनिंग हो जाती है। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है लेड की, नॉर्मल वैल्यू ऑफ लेड इन ब्लड कितनी होती है, लेस देन 5 माइक्रोग्राम पर DL, लेस देन 5 माइक्रोग्राम पर DL। अब सोर्सेस क्या होते हैं लेड पॉइजनिंग के, सोर्स क्या होंगे, कंटामिनेटेड फूड, वाटर और पेंट चिप्स। जो दिवाली होती है उस पर पेंट होता है, उसकी पपड़ियाँ आ जाती है, अगर बच्चा उस पपड़ियों को भी खा लेता है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और क्या है, एयर, डस्ट, ये इसके सोर्सेस हो गए इसके लेड पॉइजनिंग। सोर्सेस के बाद क्या बोलते हैं, पोर्टल ऑफ एंट्री, कि कौन कौन से रूट हो सकते हैं जिससे लेड पॉइजनिंग हो सकती है। पहला है इंजेक्शन, इंजेक्शन कौन सी होती है, ये होती है मोस्ट कॉमन। और कौन सी होती है इंजेक्शन के बाद, इनहेलेशन। रूट ऑफ, पोर्टल ऑफ एंट्री में कौन कौन से रूट के द्वारा, या फिर इसको बोलते हैं पोर्टल ऑफ एंट्री, ठीक है। पोर्टल ऑफ एंट्री में क्या क्या इंजेक्शन है, मोस्ट कॉमन है, इनहेलेशन है, वो भी हो सकता है। इनहेलेशन में आया डस्ट और फूड सब्सटेंसेस से, ठीक है। इसके बाद क्लिनिकल फीचर देखते हैं, क्लिनिकल फीचर्स या असेसमेंट फाइंडिंग। इसको क्या होगा, एनीमिया होगा। लेड पॉइजनिंग वालों को क्या होगा, एनीमिया होगा। एनीमिया क्यों होगा, क्योंकि जो लेड है वो इनहिबिट किसको कर देता है, आयरन एब्जॉर्प्शन को। जो लेड है वो इनहिबिट कर देता आयरन एब्जॉर्प्शन को, और क्या करता है, इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC। जो ये क्या कर रहा है, आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर रहा है और डिस्ट्रक्शन कर रहा है किसको, RBC को, जिसकी वजह से क्या होगा, लेस हीमोग्लोबिन और क्या हो जाएगा, एनीमिया, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा इसमें बोन। अब बोन क्या होगी, वीक होगी और फ्रेजाइल होगी, कि और क्या होगी, फ्रैक्चर भी हो सकती है, ठीक है। तो बोन ये होगी। टीथ की बात करें, तीसरा कौन सा, टीथ। टीथ में क्या होगा, इसमें लेड पॉइजनिंग वाले में क्या होगा, परमानेंट लाइन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, परमानेंट लाइन। और देखते हैं टेट्रासाइक्लिन वाले में क्या होता है, इसमें येलो कलर, टेट्रासाइक्लिन पॉइजनिंग वाले में क्या होता है, येलो कलर टीथ हो जाएगा। जब अगर बच्चों को देंगे टेट्रासाइक्लिन तो उसमें कौन से कलर के टीथ हो जाएंगे, येलो कलर के। और फ्लोराइड में क्या होता है, फ्लोराइड में क्या होता है, वाइट कलर पैचेस, वाइट कलर पैचेस बन जाते हैं किसके अंदर, फ्लोराइड के अंदर, ठीक है। और इसके बाद चौथा सिम्टम्स कौन सा गया, एनसेफेलोपैथी। एनसेफेलो क्या है यहाँ पर, कि CNS जो है, CNS अफेक्टेड है। ये क्या है, CNS एनसेफेलोपैथी मोस्ट कॉमन होता है। और क्या होता है, मोस्ट सीवियर, कि ये जो मोस्ट एनसेफेलोपैथी जो है ये मोस्ट कॉमन भी होती है और मोस्ट सीवियर भी होती है। इसके अलावा इसके ये क्या कोस कर सकती है, कोस कर सकती है क्या, सीजर और MR मेंटल रिटार्डेशन। और क्या कोस कर सकती है, ADHD, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ADHD क्या है, अटेंशन डेफिशिएट
हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? ADHD की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है इसकी? मेथाइल फेनिडेट। क्या इसकी ड्रग ऑफ चॉइस? मेथाइल फेनिडेट। क्या ड्रग ऑफ चॉइस इसकी? ADHD की मेथाइल फेनिडेट। ठीक है। और इसके बाद डायग्नोसिस की बात करें अपन, डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस क्या होता है? डायग्नोसिस में अपन देखते हैं कि इसका जो लेड अमाउंट इन बॉडी, जो अगर लेड का जो अमाउंट है कितना बॉडी के अंदर, तो क्या है ये? नॉट डिसाइड लेड पॉइजनिंग, कि बॉडी के अंदर कितना लेड है वो डिसाइड नहीं कर सकता है कि इसको लेड पॉइजनिंग हुई है। फिर क्या डिसाइड करता है कि अमाउंट ऑफ लेड इन ब्लड दे हैव डिसाइड लेड पॉइजनिंग, कि जो ब्लड के अंदर जो लेड है वो ब्लड के अंदर कितना है वो डिसाइड करता है लेड पॉइजनिंग को, ना कि डिसाइड करता है क्या कि शरीर के अंदर कितना लेड है। ठीक है। अब इसका लेस देन 5 माइक्रोग्राम पर DL, ये तो क्या है? नॉर्मल है किसमें? और लेस देन 10 माइक्रोग्राम पर DL, इसमें क्या है? री टेस्ट ऑफ 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, कि 1 साल के बाद इसका अगर लेस देन 10 माइक्रोग्राम पर DL से ज़्यादा आ रहा हो तो इसको दोबारा से 1 साल के अंदर टेस्ट करेंगे। अगर यही 10 से 14 माइक्रोग्राम पर DL आ रहा हो तो क्या करेंगे? कीप द चाइल्ड लेड फ्री एनवायरनमेंट, कि जो लेड अगर 10 से 14 माइक्रोग्राम पर DL आ रहा हो तो चाइल्ड को क्या करेंगे? लेड फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। और अगर ये 20 से 24 के बीच में आ रहा लेड पॉइजनिंग की माइक्रोग्राम पर DL से, तो क्या करेंगे? एक्यूट लेड पॉइजनिंग, एक्यूट लेड पॉइजनिंग हुई है और इसका क्या कर दो? ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो। 20 से 24 माइक्रोग्राम पर DL। अगर ये मोर देन 70 माइक्रोग्राम पर DL से ज़्यादा आ रहा हो तो क्या करेंगे? इसमें ये करेंगे कि ये क्या है? एक तो इमरजेंसी कंडीशन है और इसमें क्या हो रहा है? सीवियर पॉइजनिंग हो रही है किसकी? लेड की। ठीक है। और एको टेस्ट करते हैं, कौन सा? दूसरा टेस्ट कौन सा? क्या? इरेथ्रोसाइट प्रोटोफायरिन टेस्ट। इसके अंदर आप क्या करते हैं कि नॉर्मल अगर ये 35 माइक्रोग्राम पर DL से ज़्यादा हो जाए तो क्या? लेड पॉइजनिंग है। कि ये जो है इरेथ्रोसाइट प्रोटोफायरिन टेस्ट, इसके अंदर क्या होता है? अगर ये 35 माइक्रोग्राम पर DL से ज़्यादा हो जाती है तो लेड पॉइजनिंग है इसका। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं अपन की मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग, कि जो लेड पॉइजनिंग है इसका क्या मैनेजमेंट है? तो लेड पॉइजनिंग का बेस्ट मैनेजमेंट क्या है? बेस्ट मैनेजमेंट क्या है? चिलेटिन एजेंट। क्या है इसका लेड पॉइजनिंग का बेस्ट मैनेजमेंट? चिलेटिन एजेंट है। अब चिलेटिन एजेंट के
साइड इफेक्ट क्या क्या है, या साइड इफेक्ट क्या क्या है इसके, चिलेटिन क्या है साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट क्या क्या है इसके। फर्स्ट तो है ये डीफनेस पैदा कर देती है चिलेटिन एजेंट, और क्या है एक क्या क्या करती है विजन लॉस। ये दो इम्पोर्टेंट है, याद रखना कि चिलेटिन एजेंट क्या करते हैं, डीफनेस करते हैं और विजन लॉस करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं अदर में, डिक्रीज मेंटल फंक्शन, मेंटल फंक्शन को भी कम कर देते हैं। और क्या करते हैं ये एक्सक्रीट यूरिन, कि यूरिन को भी पास आउट करते रहते हैं, ठीक है। ये तो गया चिलेटिन एजेंट। अब बात करते हैं एंटीडोट की, बात कर लेते हैं। एंटीडोट ऑफ लेड पॉइजनिंग, कि जो लेड है उसके पॉइजनिंग के एंटीडोट क्या हैं। तो एंटीडोट इसका फर्स्ट डाइमर केप्रोल, डाइमर केप्रोल का दूसरा नाम है BAL, BAL, BAL का मतलब क्या होता है ब्रिटिश एंटी ल्यूइस, बी से क्या होगा ब्रिटिश, ऐसे एंटी, एल से ल्यूइस, इसका पूरा नाम क्या है ब्रिटिश एंटी ल्यूइस। ये क्या होता है ब्रिटिश एंटी ल्यूइस ऑयल, ठीक है। अब ऑयल भी कौन कौन से होते हैं इसमें, एक तो पीनट ऑयल, एक और कौन सा होता है, एक तो होता है पीनट ऑयल, एक होता है ग्रानट ऑयल, एक तो होता है पीनट ऑयल और एक होता है ग्रानट ऑयल, ठीक है। ये एंटीडोट होता है किसका, लेड पॉइजनिंग का। लेड पॉइजनिंग का एंटीडोट क्या है डाइमर केप्रोल। अगर किसी को इफ द चाइल्ड हैव पीनट ऑयल या ग्राउंडनट ऑयल एलर्जी प्रेजेंट, सो इन दिस कंडीशन यूज, कौन कौन से, अगर किसी को पीनट ऑयल या ग्राउंडनट ऑयल से एलर्जी है तो उसमें डाइमर केप्रोल का यूज़ नहीं करेंगे। तो उसमें क्या यूज़ करेंगे, फिर उसमें यूज़ करेंगे कैल्शियम डाइसोडियम, कैल्शियम डाइसोडियम EDTA, एथिलीन डाई टेट्रा एसिड। एथिलीन क्या है इसका, एथिलीन डाई अमीनो टेट्रा एसिड, ठीक है। क्या है इसका एथिलीन डाई अमीनो टेट्रा एसिड, क्या है एथिलीन डाई अमीनो टेट्रा एसिड, कैल्शियम डाइसोडियम और क्या है एथिलीन डाई अमीनो टेट्रा एसिड। अगर फिर ये भी नहीं है तो क्या यूज़ करेंगे सक्सीमर या सक्सीमर एसिड यूज़ करेंगे। अगर ये भी नहीं है तो और क्या है ओरल थायामीन यूज़ करेंगे। और क्या है ये भी नहीं है तो क्या यूज़ करेंगे डी पेनिसिलिन, क्या यूज़ करेंगे डी पेनिसिलिन। तो ये अपन ने एंटीडोट के बारे में पढ़ा किसके, लेड पॉइजनिंग के। लेड पॉइजनिंग के एंटीडोट क्या क्या है डाइमर केप्रोल, डाइमर केप्रोल का दूसरा नाम है BAL यानी कि ब्रिटिश एंटी ल्यूइस। इसमें ऑयल होता है ब्रिटिश BAL ऑयल। ऑयल कौन सा होता है पीनट ऑयल और दूसरा होता है ग्राउंडनट ऑयल। अगर इसके कोई पीनट ऑयल और या ग्राउंडनट ऑयल से किसी बच्चे को एलर्जी है तो वो कौन कौन से फिर एंटीडोट यूज़ करेंगे, तो वो करेंगे कैल्शियम डाइसोडियम एथिलीन डाई टेट्रा अमीनो एसिड, ठीक है। क्या यूज़ करेंगे एथिलीन डाई अमीनो टेट्रा एसिड, ठीक है, ये यूज़ करेंगे। अगर ये भी नहीं है तो क्या करेंगे सक्सीमर या सक्सीमर एसिड। अगर ये भी नहीं है
क्या यूज़ करेंगे, ओरल थायामीन, और क्या यूज़ करेंगे, डी पेनिसिलिन। ओके, ये हो गया एंटीडोट के बारे में। नर्सिंग प्रायोरिटी में क्या देखेंगे, नर्सिंग चेक हाइड्रेशन स्टेटस, चेक हाइड्रेशन स्टेटस, और क्या चेक करेंगे, चेक वाइटल, चेक इनटेक आउटपुट भी चेक करेंगे। ठीक है, एक और बार रिवीजन कर लेते हैं किसका। तब तक अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी रेगुलर आने वाली क्लासें हैं वो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, किसके बारे में पढ़ा आपने, पॉइजनिंग के बारे में। तो पॉइजनिंग होती क्या है, इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल सबस्टांसेस सच एज केरोसिन एंड कोरोसिव एंड इंसेक्टिसाइडल। यानी कि जो पॉइजनिंग यही है कि कोई भी बच्चा अगर हार्मफुल सबस्टांसेस खा लेता है, जैसे कि खा लेता है या पी लेता है, तो क्या है, जैसे कि केरोसिन हो गया, नॉर्मल घरों में बोतलों में केरोसिन भरा रहता है, हो सकता है बच्चा उसको दूध समझ के पी ले, तो हो सकता है उसको केरोसिन पॉइजनिंग हो जाए। बच्चा टॉयलेट में उसको जो टॉयलेट क्लीनर होते हैं उसको पी ले, तो उससे भी कोरोसिव पॉइजनिंग हो सकती है। इंसेक्टिसाइडल पॉइजनिंग यानी कि कोई भी कीटनाशक दवाई अगर घर पे रखी है तो उसी बोतल में रखी है तो वो भी उसको पी या खा लेता है, तो उसे कहते हैं पॉइजनिंग। ठीक है, अब पॉइजनिंग दो तरह की होती है, कौन कौन सी, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग और इंटेंशनल पॉइजनिंग। अगर एक्सीडेंटल पॉइजनिंग उसको कहते हैं कि अगर बच्चा 11 साल से कम का है, अगर वो इन चीज़ों को जैसे केरोसिन पी लिया और हार्मफुल सबस्टांसेस यूज़ कर ले, उसने पी लिए, खा लिए हैं, तो उसे कहते हैं एक्सीडेंटल पॉइजनिंग। और अगर बच्चा 11 साल से ज़्यादा का है तो उसमें उसको कौन सी पॉइजनिंग कहते हैं, उसको कहते हैं इंटेंशनल पॉइजनिंग। किसने या तो उसको किसी मकसद से उसने पिया है, या उसको कहते हैं एक्सीडेंटल पॉइजनिंग। ठीक है, वेराइटी की बात करें, पॉइजनिंग की कौन कौन सी वेराइटी होती है, तो वेराइटी की बात करते हैं तो केरोसिन पॉइजनिंग मोस्ट कॉमन होती है इंडिया में 25%। ठीक है, सेकंड होती है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग 10% होती है टोटल इंडिया में, और बारबिचुरेट्स पॉइजनिंग 12% होती है, कोरोसिव पॉइजनिंग 5% होती है। बात करते हैं लेड पॉइजनिंग और प्लम्बिज्म की। प्लम्बिज्म और लेड पॉइजनिंग क्या है, लेड एक हेवी मेटल है, इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, लेस देन 5 माइक्रोग्राम पर डीएल, इन ब्लड के अंदर 5 माइक्रोग्राम पर डीएल से कम होती है। सोर्सेस क्या है लेड के, कंटामिनेटेड फूड, वाटर, पेंट, चिप्स, जो दीवारों पर जो पपड़ी आ जाती है बारिश के समय में, हो सकता है बच्चा उसको छिल कर खा रहा हो, कुछ खाने को दिया ही नहीं हो बच्चों को। ठीक है, एयर में हो सकता है, डस्ट में हो सकता है। पोर्टल ऑफ एंट्री की बात करें तो किस किस रूट के द्वारा लेड की पॉइजनिंग हो सकती है, तो इंजेक्शन बच्चा डायरेक्ट खाकर या उसको लेड की पॉइजनिंग करवा सकता है। और क्या है, इनहेलेशन, यानी कि एयर, डस्ट के वजह से भी जो इंजेक्शन वाला रूट है वो मोस्ट कॉमन है। ठीक है, क्लिनिकल फीचर की बात की अपन ने, क्लिनिकल फीचर में क्या आया है, लेड क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है किसको, आयरन एब्जॉर्प्शन को। ठीक है, और इंक्रीज कर रहा है किसके, आरबीसी डिस्ट्रक्शन को, जिससे क्या होगा, लेस हीमोग्लोबिन होगा और एनीमिया कोज करेगा। ठीक है, बोन क्या होगी, बोन यहाँ पर वीक होगी, फ्रेजाइल होगी, फ्रैक्चर होगी। ठीक है, टीथ में लेड में अगर लेड पॉइजनिंग की बात करें तो लेड पॉइजनिंग में टीथ के अंदर परमानेंट लाइन दिखती है। ठीक है, परमानेंट लाइन दिखती है। और टेट्रासाइक्लिन की बात करें तो येलोइश कलर टीथ हो जाते हैं अगर बच्चों को किसी को टेट्रासाइक्लिन दिए। और फ्लोराइड की बात करें तो फ्लोराइड में ये होता है कि वाइट पैचेस हो जाते हैं किसके, टीथ के ऊपर। एनसेफेलोपैथी नेक्स्ट क्या है, क्लिनिकल फीचर एनसेफेलोपैथी क्या है, सीएनएस अफेक्टेड है, मोस्ट कॉमन अफेक्टेड है सीएनएस, और मोस्ट सीवियर भी है सीएनएस, क्योंकि इसमें एनसेफेलोपैथी हो रही है कि। और क्या हो रहा है, इसके कोज जो एनसेफेलोपैथी हुई है वो क्या क्या कोज करवा सकते हैं, सीजर्स करवा सकते हैं, मेंटल रिटार्डेशन कर, एडीएचडी करा सकते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर कर सकते हैं। इसकी ड्रग ऑफ चॉइस की बात करिए अपन ने एडीएचडी की, तो वो है मेथाइल फेनिडेट। क्या है ड्रग ऑफ चॉइस एडीएचडी की, मेथाइल फेनिडेट। ठीक है, डायग्नोसिस की बात करें तो लेड पॉइजनिंग के जो अगर लेड कितना अमाउंट है किसके शरीर के अंदर, तो वो उसकी डिसाइड नहीं कर पाएगा, डिसाइड वही करेगा कि लेड जो है वो कितना ब्लड के अंदर है, वो लेड पॉइजनिंग की क्या करेगा,
पॉइजनिंग को बताएगा। अगर ब्लड के अंदर लेस देन 5 माइक्रोग्राम पर डीएल से तो नॉर्मल है, अगर लेस देन 10 माइक्रोग्राम पर डीएल से है तो इसमें क्या करेंगे, रीटेस्ट करेंगे। कब करेंगे रीटेस्ट, यानी कि दोबारा से बुलाकर इसको टेस्ट करेंगे आफ्टर 1 ईयर, यानी कि 1 साल के बाद आप फिर आइए और इसका फिर से दोबारा टेस्ट करवाइए लेट पॉइजनिंग का। ठीक है, तो 10 से 14 माइक्रोग्राम पर डीएल अगर है तो इसमें क्या करेंगे, लेड फ्री एनवायरनमेंट। लेड फ्री एनवायरनमेंट में क्या करेंगे, जैसे कि जो पेंट चिप्स हैं तो उनको नहीं लेंगे और कंटामिनेटेड फूड वाटर नहीं देंगे बच्चों को। 20 से 24 माइक्रोग्राम पर डीएल से हैं तो क्या करेंगे, एक्यूट लेड पॉइजनिंग। एक्यूट लेड पॉइजनिंग और ट्रीटमेंट इसका स्टार्ट कर देंगे। अगर 70 माइक्रोग्राम पर डीएल से हैं तो क्या करेंगे, इमरजेंसी कंडीशन है, सीवियर कंडीशन है और ठीक है 70 माइक्रोग्राम पर डीएल से हैं तो। और दूसरा टेस्ट होता है इसमें इरेथ्रोसाइट प्रोटोफायरिन टेस्ट। इरेथ्रोसाइट प्रोटोफायरिन टेस्ट क्या होता है, मोर देन अगर 35 से माइक्रोग्राम पर डीएल से ज़्यादा हो जाता है तो क्या होती है, लेड पॉइजनिंग। मैनेजमेंट करते हैं लेड पॉइजनिंग का, तो बेस्ट मैनेजमेंट है यहाँ पर चेलेटिन एजेंट। चेलेटिन एजेंट क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं चेलेटिन एजेंट के, कि ये डीफनेस करवा सकते हैं और विजन लॉस करा सकते हैं और डिक्रीज मेंटल फंक्शन को भी करा सकते हैं और एक्सेसिव यूरिन का भी पास आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। ये याद रखिए कि चेलेटिन एजेंट ट्राइमेथैक्सोप्रोल का क्या क्या साइड इफेक्ट हैं, डीफनेस और विजन लॉस। इसके बाद बात करते हैं अपन कि अगर किसी को इसका एंटीडोट क्या है लेड पॉइजनिंग का, तो इसका एंटीडोट है डाइमर-कैप्रोल या BAL, ब्रिटिश एंटी लुइस ऑयल। ठीक है, ये क्या है, पीनट ऑयल है या ग्राउंडनट ऑयल है। अगर किसी बच्चों को पीनट ऑयल या ग्राउंडनट ऑयल से एलर्जी है तो क्या करेंगे कि इसका जो दूसरे एंटीडोट है वो देंगे। दूसरा एंटीडोट क्या है, कैल्शियम डाइसोडियम EDTA है, यानी कि कैल्शियम डाइसोडियम इथेलिन डाइअमीनो टेट्रा एसिड। ठीक है, सक्सीमर अगर ये भी नहीं है तो क्या देंगे, सक्सीमर या सक्सीमर एसिड। ओरल थायमिन स्टार्ट कर देंगे, ओरल थायमिन यूज या स्टार्ट। ठीक है, ओरल थायमिन स्टार्ट कर देंगे और डी पेनिसिलिन देंगे। अगर इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो क्या है नर्सिंग मैनेजमेंट, चेक द हाइड्रेशन स्टेटस चेक करेंगे और क्या करेंगे कि जो इनटेक आउटपुट, क्योंकि यूरिन ज़्यादा पास आउट करवा रहा है चिलेटिन एजेंट, तो क्या करेंगे, चेक इनटेक आउटपुट और बीपी को मॉनिटर कर देंगे और हाइड्रेशन स्टेटस करेंगे चेक। इसके बाद पढ़ते हैं अपन दूसरी पॉइजनिंग, कौन सी, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। दूसरी कौन सी पॉइजनिंग है, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग क्या है कि इंजेक्शन ऑफ इंसेक्टिसाइडल, इंजेक्शन कर लेता है क्या, इंसेक्टिसाइडल सबस्टांसेस को, तो क्या होगा, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग होगी। कि जो भी कीटनाशक दवाएं हैं अगर उसको सेवन कर लेता है तो क्या होगा, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग होगी। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग क्या करेगी, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग क्या करेगी, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन एस्ट्रियास, डिक्रीज कर देगी प्रोडक्शन को एसिटाइलकोलिन एस्ट्रियास का, जिससे क्या होगा, इनहिबिट ब्रेक डाउन ऑफ एसिटाइलकोलिन, जिससे क्या होगा, इनहिबिट हो जाएगा क्या, एसिटाइलकोलिन ब्रेक होने पर। जो एसिटाइलकोलिन का ब्रेक डाउन होना था वो नहीं हो पाएगा, जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा आवर स्टिमुलेशन ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिससे क्या होगा, और स्टिमुलेशन होगा किसका, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का, जिससे क्या होगा, कोलिनर्जिक साइन आएंगे। क्या आएंगे, कोलिनर्जिक साइन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये होता है मेनली ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में क्या होता है कि जो
इंजेक्शन, ठीक है। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में क्या होता है, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन, एस्ट्रियाज इनहिबिट द ब्रेक डाउन ऑफ एसिटाइल कोलिन, यानी कि जो जिसका एसिटाइल कोलिन, जो एसिटाइल कोलिन क्या है यहाँ पर, एसिटाइल कोलिन ये है, ये क्या करता है, जो एसिटाइल कोलिन है उसका ब्रेक डाउन करता है, यानी कि उसको खत्म करता है, ठीक है। तो क्या होगा, एसिटाइल कोलिन खत्म नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि एसिटाइल कोलिन एस्ट्रियाज का मात्रा कम हो रही है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो एसिटाइल कोलिन ब्रेक डाउन नहीं होगा, तो होगा क्या है, एसिटाइल कोलिन का जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एसिटाइल कोलिन का अमाउंट बढ़ने से कि उसमें और स्टिमुलेशन होने लग जाएगा, किसमें, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, जिससे क्या होगा, कोलिनर्जिक साइन प्रेजेंट होंगे। कोलिनर्जिक साइन में क्या क्या होगा, जैसे कि क्लिनिकल फीचर देखते हैं इसके ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के, क्या क्या होगा, इंक्रीज सलाइवेशन, कि उसके अंदर क्या होगा, झाग आएंगे, और क्या होगा, इंक्रीज यूरिन, कि उसको पेशाब भी ज़्यादा होगा, और क्या होगा, इंक्रीज लेक्राइमेशन, यानी कि उसके अंदर आंसू भी ज़्यादा आएंगे, और क्या होगा, एमएसिस वाली कंडीशन डेवलप होगी, और क्या होगा, इंक्रीज जीआई मूवमेंट, इंक्रीज जीआई मूवमेंट बढ़ जाएंगे, पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ जाएंगे, और क्या होगा, मियोसिस, ये याद रखना फीचर्स, जिसमें क्या होगा, मियोसिस के अंदर कॉन्ट्रिक्ट पिपिल, जो पिपिल है वो कॉन्ट्रिक्ट हो जाएगी। ये अपन ने पढ़े हैं क्या, जनरल सिम्टम्स की क्या 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 होगा, साइड इफेक्ट क्या क्या है, इंक्रीज सलाइवेशन, जो क्लिनिकल फीचर क्या क्या है, इंक्रीज सलाइवेशन, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, और क्या होगा, इंक्रीज लेक्राइमेशन, एएमएसएस यानी कि उसको जीव घबराना भी होगा, और इंक्रीज जीआई मूवमेंट, और मियोसिस यानी कि कॉन्ट्रैक्टेड पीपुल्स। और इसके लेट सिम्टम्स देखते हैं, लेट सिम्टम्स क्या होंगे, रेस्पिरेटरी फेलियर। अब रेस्पिरेटरी फेलियर क्यों हो रहा है यहाँ पर, ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स, कि जो मसल से वो पैरालिसिस होगी, किसकी, रेस्पिरेटरी की। और क्या होगा, फ्लैसिड पैरालिसिस, और क्या होगा, एबनॉर्मल प्यूपिल में क्या हो रहा, कॉन्ट्रिक्ट प्यूपिल, ठीक है। ये उसके लेट साइन हो गए ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के। मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो वॉश हैंड, किससे हैंड को साफ करेंगे, सोप से, किससे, सोप से। और क्या करेंगे, आई वॉश किससे करेंगे, एनएस से, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, एंटीटोड देंगे, एंटीटोड में क्या देंगे इसको, देखो एंटीटोड क्या होता है, एंटीटोड ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। एंटीटोड ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का क्या है, एट्रोपिन कितना देंगे, 0.02 mg/kg पर डोज। इसको कब तक रिपीट करेंगे, रिपीट until the symptom are not present, जब तक उसको देते रहेंगे जब तक सिम्टम्स उसके अंदर बंद ना हो जाए। और क्या करेंगे, इफ चाइल्ड
इंक्यूबेट, जो बच्चा है उसको इंक्यूबेट कर देंगे और क्या करेंगे, उसको जिसको भी एंटीडोट दिया है उसको ऑब्जर्व करेंगे 24 to 36 आवर, बिकॉज हायर चांस ऑफ रिलैप्सिंग कोलिनर्जिक साइन। क्या है, हायर चांस है किसका, कोलिनर्जिक साइन फिर से दोबारा ना आ जाए। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा क्या, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग होती क्या है, यहाँ पर एक और बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग यही होती है यहाँ पर, इंजेक्शन ऑफ इंसेक्टिसाइडल सब्सटेंसेस, जो बच्चा है वो इंसेक्टिसाइडल सब्सटेंसेस का यूज कर लेता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग क्या करवाता है, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन एस्ट्रियाज, यानी कि एसिटाइल कोलिन एस्ट्रियाज का प्रोडक्शन कम कर देता है। जो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रियाज है वो करता क्या है, ये एसिटाइल कोलिन एस्ट्रियाज जो एसिटाइल कोलिन है उसको ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पर एसिटाइल कोलिन एस्ट्रियाज का लेवल कम हो जाएगा, तो क्या होगा कि जो एसिटाइल कोलिन है उसका ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ओवर स्टिमुलेशन ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो इससे क्या होगा, ज़्यादा ही स्टिमुलेट होगा क्या, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिससे क्या होगा, कोलिनर्जिक साइन प्रेजेंट होंगे। कोलिनर्जिक साइन के अब क्या क्या क्लिनिकल फीचर होते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के, कि इंक्रीज सलाइवेशन, इंक्रीज यूरिन, इंक्रीज लेक्राइमेशन, एमएसिस, जीआई मूवमेंट भी बढ़ जाएंगे और पीपल को क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। लेट सिम्टम्स क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी फेलियर होता है। रेस्पिरेटरी फेलियर क्यों हो रहा है, ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स, जो रेस्पिरेटरी मसल्स है उसका पैरालिसिस हो गया या फ्लैसिड पैरालिसिस हो गया है। और बात करते हैं अपन एबनॉर्मल पीपल कॉन्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, और मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट सबसे पहले हैंड वॉश कर लेंगे सोप से, फिर जिसके बाद आई वॉश करेंगे एनएस से। एंटीडोट क्या है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का, तो वो क्या है, एट्रोपिन। कोई पूछ ले कि एंटीडोट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का क्या एंटीडोट है, एट्रोपिन। एट्रोपिन कितना देंगे, 0.02 mg/kg पर डोज। ठीक है, रिपीट अंटिल द सिम्टम्स नॉट प्रेजेंट, जब तक इसको देते रहेंगे जब तक सिम्टम्स पूरे क्यूरेबल नहीं हो जाए। इफ द चाइल्ड इंक्यूबेट, चाइल्ड बच्चों को क्या करेंगे, इंक्यूबेट कर देंगे और ऑब्जर्व करेंगे 24 से 36 आवर्स तक, क्योंकि हायर चांस रहते हैं रिलैप्सिंग ऑफ कोलिनर्जिक सब्सटेंसेस। अब बात करते हैं अपन कौन सी पॉइजनिंग की, तीसरी पॉइजनिंग है पीसीएम पॉइजनिंग। पीसीएम पॉइजनिंग या एसिटामिनोफेन पॉइजनिंग। पीसीएम पॉइजनिंग या एसिटामिनोफेन पॉइजनिंग, तो इसी के बाद ये कितना होता है, इसकी पॉइजनिंग कब करेंगे, जब 200 mg/kg क्या हो जाए, ये हो जाए 200 mg/kg, तो इसे कहते हैं पीसीएम पॉइजनिंग। पीसीएम पॉइजनिंग का है पैरासीटामोल पॉइजनिंग है। ठीक है, मोर देन 200 mg/kg हो जाए तो इसे क्या कहते हैं, पीसीएम पॉइजनिंग कहते हैं। जो इसके क्लिनिकल फीचर होते हैं वो डिपेंड होते हैं कि उसने कितना डोज ली है और उतना कितना टाइम हुआ है, यानी कि क्लिनिकल फीचर डिपेंड करते हैं डोज और ड्यूरेशन पे। कौन कौन से क्लिनिकल फीचर होते हैं यहाँ पर, अर्ली क्लिनिकल फीचर में क्या क्या आएगा, नोजिया वोमिटिंग आएगी, और क्या होगा, स्वेटिंग होगी और शिवरिंग होगी और पाल्पेशन होगा और इंक्रीज हार्ट रेट होगी, इंक्रीज ब्लड प्रेशर होगा। ठीक है, ये है, ये कब के क्लिनिकल फीचर्स कब के हैं, 2 से 4 घंटे, यानी कि उसने पीसीएम पॉइजनिंग के ओवरडोज ले लिए
तो उससे 2 से 4 घंटे में जो सिम्टम्स आएंगे वो क्या है, नोजिया, वोमिटिंग, स्वीरिंग और पाल्पिटेशन ऑफ रेट, इंक्रीज बीपी। ठीक है, लेट सिम्टम्स में क्या आएंगे, लेट सिम्टम्स कब आएंगे, 24 से 36 घंटे तक आएंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, पेन राइट अपर क्वाड्रेंट, जो पेन होगा, दर्द होगा, वो कहाँ होगा, राइट अपर क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, और क्या होगा, इंक्रीज लीवर एंजाइम, जो लीवर एंजाइम है वो बढ़े हुए मिलेंगे। लीवर एंजाइम कौन से, SGOT और कौन सा, SGPT। ठीक है, ये बढ़े हुए मिलेंगे। और क्या होगा, कन्फ्यूजन, क्या होगा, कन्वल्जन। ठीक है, और क्या होगा, इंक्रीज प्रोथ्रोम्बिन टाइम। नॉर्मल कितना होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, 11 से 15 सेकंड। ठीक है, अब मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट, फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी क्या होगी इसमें, कॉल द पॉइजन सेंटर, तो पॉइजन सेंटर पे कॉल लगा दीजिए, ये नर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, अब एंटीडोट क्या है इसका, एंटीडोट ऑफ PCM पॉइजनिंग। PCM पॉइजनिंग का एंटीडोट क्या है, N एसिटाइल सिस्टीन, N एसिटाइल सिस्टीन। ठीक है, ये इसका एंटीडोट है। ठीक है, लोडिंग डोज कितनी होती है, लोडिंग डोज कितनी होती है N एसिटाइल सिस्टीन की, 140 mg/kg। मेंटेनेंस डोज कितनी होती है N एसिटाइल सिस्टीन की, 70 mg/kg। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा क्या, PCM पॉइजनिंग और कौन सी पॉइजनिंग, एक और बार क्योंकि रिवीजन कर लेते इसका। PCM पॉइजनिंग है पैरासीटामोल, पैरासीटामोल का दूसरा नाम है एसिटामिनोफेन पॉइजनिंग। ठीक है, अगर ये ब्लड के अंदर मोर देन 200 mg/kg से मिल जाती है तो इसे कहते हैं PCM पॉइजनिंग। अब क्लिनिकल फीचर की बात करते हैं तो क्लिनिकल फीचर क्या है, डिपेंड करता है किस किस के आधार पर, डोज और ड्यूरेशन के आधार पर। अर्ली क्लिनिकल फीचर क्या आएंगे इसमें, नोजिया, वोमिटिंग होगी, स्वीटिंग होगी और पाल्पिटेशन होगा, और क्या होगा, ठीक है, इंक्रीज हार्ट रेट होगी और इंक्रीज BP होगी। ठीक है, ये 2 से 4 आवर में देखने को मिल जाएगा कि अर्ली क्लिनिकल फीचर्स। और लेट क्लिनिकल फीचर 24 से 36 घंटे के बाद देखने को मिलेगा, जिसमें पेन राइट अपर क्वाड्रेंट, लीवर एंजाइम बढ़े हुए मिलेंगे, GOT SGPT बढ़ा हुआ मिलेगा, और कन्फ्यूजन और कन्वल्जन आ सकते। इंक्रीज प्रोथ्रोम्बिन टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ा हुआ मिलेगा इसमें। ठीक है, जो नॉर्मल होता है 11 से 15 सेकंड का। मैनेजमेंट क्या है इसमें, फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी है कॉल द पॉइजन सेंटर। ठीक है, और एंटीडोट क्या है PCM पॉइजनिंग का, N एसिटाइल सिस्टीन, या इसका लोडिंग डोज है N एसिटाइल सिस्टीन का 140 mg/kg का, और मेंटेनेंस डोज है इसका 70 mg/kg का। इसके बाद पढ़ते हैं अपन कौन सी पॉइजनिंग, ये कौन सी पॉइजनिंग है, 3 नंबर की, ये होते 4 नंबर की। कौन सा पॉइजनिंग, केरोसिन पॉइजनिंग। क्या पढ़ेंगे, केरोसिन पॉइजनिंग। केरोसिन पॉइजनिंग क्या है, ये लीथल होती है ओनली व्हेन 30 ml। अगर कोई केरोसिन भी 30 ml भी ले लेता है तो ये लीथल होती है। ये जो केरोसिन है ये क्या करता है, इरिटेट GIT, म्यूकोसा या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की म्यूकोसा। GIT में भी कौन सा आ गया, ओरल को मेनली का अफेक्ट करता है। ठीक है, केरोसिन पॉइजनिंग
कोज, ये जो केरोसिन पॉइजनिंग है वो क्या कोज करती है? केमिकल न्यूमोनिया। केरोसिन पॉइजनिंग क्या कोज कर सकती है? केमिकल न्यूमोनिया। केमिकल न्यूमोनिया क्यों हो रहा है? क्योंकि जो केरोसिन है वो वेपर के थ्रू कहाँ पर जाएगा? लंग्स में। तो इससे क्या होगा? केमिकल न्यूमोनिया हो जाएगा। क्या है? केमिकल इन वेपोर इन लंग्स। जो केरोसिन है वो वेपर के द्वारा किस में चल जाएगा? लंग्स में चल जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? केमिकल न्यूमोनिया हो जाएगा। ठीक है, अब ये केमिकल न्यूमोनिया हो गया। केरोसिन क्या है? हेपेटोटॉक्सिक है। केरोसिन क्या है? हेपेटोटॉक्सिक है। और कौन से? ड्राउजीनेस ला सकता है। और क्या है इसमें? क्या होगा केरोसिन पॉइजनिंग में? ये जो मोस्ट कॉमन सिम्टम देखने को मिल जाएगा वो क्या है? लिथार्जी। लिथार्जी इसमें मोस्ट कॉमन फाइंडिंग है। और केरोसिन पॉइजनिंग में क्या करेंगे? मैनेजमेंट में क्या करेंगे? अवॉइड वोमिटिंग अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि जो अगर वोमिट करेगा तो जो केरोसिन है वो वेपर को द्वारा कहाँ जा सकता है? लंग्स में जा सकता है। और क्या कोज कर सकता है? केमिकल न्यूमोनिया। इस वजह से इसको अवॉइड करते हैं। और क्या करेंगे? अवॉइड गैस्ट्रिक लावेज। जो गैस्ट्रिक लावेज उसको भी अवॉइड करेंगे। और क्या करेंगे? जो डाइल्यूशन ऑफ केरोसिन बेस्ट मैनेजमेंट है। केरोसिन पॉइजनिंग का जो डाइल्यूशन, यानी कि उसको जितना डाइल्यूट कर पाए केरोसिन का, तो वही बेस्ट मैनेजमेंट है किसका? केरोसिन पॉइजनिंग का। ठीक है, और क्या करेंगे? गिव प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक टू प्रिवेंट केमिकल न्यूमोनिया। टू प्रिवेंट, इसको पहले से क्या दे देंगे? एंटीबायोटिक दे देंगे प्रोफाइलेक्टिक। अपन ने पढ़ा है क्या है? केमिकल न्यूमोनिया। अपन ने पढ़ा है केरोसिन पॉइजनिंग। केरोसिन पॉइजनिंग क्या है? ये अगर कोई 30 ml केरोसिन भी ले लेता है तो वो भी बहुत खतरनाक है, लीथल है। इसके अलावा केरोसिन पॉइजनिंग इरिटेट करती है जीआई म्यूकोसा को या ओरल म्यूकोसा को और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट म्यूकोसा को। ठीक है, केरोसिन पॉइजनिंग कोज क्या करता है? केमिकल न्यूमोनिया करता है। केमिकल न्यूमोनिया क्यों करता है? क्योंकि जो केरोसिन है वो वेपर के द्वारा किस में चल जाता है? लंग्स में चल जाता है। इसकी वजह से क्या होता है? केमिकल न्यूमोनिया होता है। केरोसिन मोस्ट कॉमन सिम्टम्स का क्या है? लिथार्जी है। और ये हिपोटोटॉक्सिक भी होता है और ड्राउजीनेस भी पैदा कर सकता है। ठीक है, मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट इसमें क्या करेंगे? अवॉइड वोमिटिंग क्यों अवॉइड कर रहे हैं इसमें केरोसिन पॉइजनिंग के अंदर? क्यों? क्योंकि जो वेपर हैं वो केरोसिन के वेपर हैं वो लंग्स में चल जाए, इस वजह से इसको वोमिटिंग को अवॉइड कर रहे हैं। और अवॉइड गैस्ट्रिक लावाज को भी अवॉइड करते हैं। और इसका जो केरोसिन पॉइजनिंग का जो केरोसिन पॉइजनिंग का बेस्ट मैनेजमेंट है कि डाइल्यूट केरोसिन, यानी कि जो केरोसिन है उसको डाइल्यूट कर लो। और गिव प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक, इसको प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक भी देंगे। क्यों देंगे प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक? क्यों? क्योंकि प्रिवेंट केमिकल न्यूमोनिया, जो केमिकल न्यूमोनिया हुआ है इसको प्रिवेंट करेंगे। आज अपन ने पढ़ा है क्या क्या पढ़ा है? आज अपन ने पढ़ी कि पॉइजनिंग क्या हो सकती है। इसके बाद अपन ने पढ़ा है लेड पॉइजनिंग। ठीक है, इसके बाद अपन ने पढ़ा है कौन सी पॉइजनिंग? एस्पिरिन पॉइजनिंग पढ़ा है। इसके बाद अपन ने पढ़ा है कौन सी पॉइजनिंग? पीसीएम पॉइजनिंग। और कौन सी पॉइजनिंग पढ़ी है अपन ने? ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। और इसके बाद पढ़ी अपन ने केरोसिन पॉइजनिंग। और अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अपन किसकी? एस्पिरिन पॉइजनिंग की। और इसके बाद अपन पढ़ेंगे कि इसका सारी जितनी भी पॉइजनिंग है उसका कैसे मैनेजमेंट होता है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, अगर आपने कुछ नॉलेबल चीज़ प्राप्त की हो तो आप क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि
मोटिवेट होते रहें और आपको इसे पढ़ाते रहें। थैंक्स टू ऑल।